हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का कॉमिक विशेषांक किया मौत को टेलीफोन का दूसरा भाग। पर कौन? मोहित। तुम्हें चोर सिपाही खेलना है तो हमारा ये वाला गेम खत्म होने का इंतजार करो। ट्रर, जैसे किंग कर रहा है। किंग इंतजार कर सकता है पर मैं इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि शाम हो गई है और मुझे थोड़ी देर में ट्यूशन जाना है। किंग की आंखें ताड़ चुकी थी उस जानलेवा खतरे को। मैं अपने आप ही खेल में शामिल हो जाऊंगा। मोहित को यह जरा भी एहसास नहीं था कि उसके हाथ में क्या है। मासूम बुद्धि को नहीं मालूम था कि ट्रिगर दबाने से पटाखा नहीं, गोली छूटेगी और वो गोली रोहन की जान ले लेगी। मोहित नहीं, मोहित नहीं। लेकिन अब गोली को चलने से रोक पाना असंभव था। गोली तो चली जिंग बैंग, लेकिन गोली से भी तेज लहराया वो जिस्म, वो काला जिस्म, रात के अंधेरे सा जिस्म, सुरमे सा वो जिस्म जिसे जुल्म के अंधेरों ने पैदा किया था। इस अंधेरे को मिटाने के लिए जिंदगी और मौत से तो अक्सर रेस लगती थी उसकी। आज गोली से रेस थी उसकी, और किसी भी कीमत पर आज उसे ये रेस जीतनी थी। वो ये रेस जीत गया। बच्चे बचो। कट। मोहित लौटा इसे, ये खिलौना नहीं है। उफ। पर तुमने तो इसे खिलौने की तरह लापरवाही से रखा, जिससे कि ये तुम्हारे बेटे के हाथ लग गई। ये देखो, तुम्हारे बेटे ने जो गोली चलाई वो फिलहाल यहाँ धसी है, मगर जगह बदल भी सकती थी। और अगर जगह बदलती तो एक मासूम की जान जाती, जिसके जिम्मेदार तुम होते। तुम्हारी लापरवाही होती। तुमने हादसा होने से बचा लिया, पर तुम हो कौन? मुझे छू कर देखो, तुम्हारा हाथ तो बर्फ की तरह ठंडा है। काव! क्या आप भी नहीं समझे? मुर्दे की तरह ठंडे हाथ वाला, साथ में कौवा। यह एंथनी था, एंथनी गुंजाल्विस। जिंदा मुर्दा जो अक्सर रातों में दिखाई पड़ता है, किसी की जिंदगी बचाने के लिए, किसी की मिटाने के लिए। तो क्या मैं एक लाश की गोद में था? मुझे झुरझुरी आ रही है। अगर एंथनी ना आता तो इस हादसे को रोक पाना असंभव था, क्योंकि गोली तो दागी जा चुकी थी। हमारे परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया उसने। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोहित के होलिस्टर में मेरा असली रिवॉल्वर और मेरे होलिस्टर में मोहित का खिलौना रिवॉल्वर किसने अदल बदल दिया? शायद उसी ने जिसने ये हरकत की है। टिक टिक। टाइम बम। इस पर 6:30 का टाइम सेट है। टिक टिक। जबकि इस वक्त 6:35 हो चुके हैं। यानी वो चाहता तो बम 6:30 पर फट सकता था और हमारे मकान को खंडहर में बना सकता था। शायद वो शख्स हमें यही बताना चाहता है कि उसकी इन हरकतों में धमकियों के संकेत है। वो हमें समझाना चाहता है कि वो हमारा कुछ भी बुरा कर सकता है। कुत्ते, उफ, इन सबकी पीठ पर बम बने हैं। हे भगवान! हमारी जिमी की पीठ पर भी बम बना है। जिमी! और ये फटने वाला है सिर्फ 15 सेकंड में। भागो श्वेता! वो पापा, जिमी वो मर जाएगा पापा। जिमी हमारा पालतू है, ये हमारे पीछे ही भागा आ रहा है। ये हमसे दूर है, ये हमसे दूर नहीं जाएगा, ये हमारे पास आसपास ही फटेगा। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। जबरदस्त दिमागी मौत का इंतजाम किया था हत्यारे ने। इंस्पेक्टर गिरीश के पास अब रिवॉल्वर निकालकर जिमी को गोली मारने तक का समय नहीं था। श्वेता और मोहित को बचाने की आखिरी कोशिश वह जरूर करना चाहता था। तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। बम फटा क्यों नहीं? बम कहां गया? बम फटा है। वहां ऊपर देखो, उस धूल व धुएं को, गुब्बार को। इंस्पेक्टर गिरीश ने वहां देखा, और यहां भी। तुम? हाँ, मैं एंथनी, एंथनी गुंजाल्विस। और ये प्रिंस है। शहर में जब भी कहीं पर कोई खतरा मंडराता है तो इसकी करकशाटें मुझे वहां से खींच ले जाती हैं। लेकिन शहर इतना बड़ा है, लोग इतने ज्यादा हैं, जुर्म अनगिनत है, अनगिनत ही घटनाएं हैं। कहीं कभी वक्त पर पहुंच जाता हूं, कहीं कभी नहीं पहुंच पाता हूं। एंथनी, हमें तो तुमने बचा लिया, लेकिन 5 कुत्ते अपनी पीठ पर बंधे बमों के साथ शहर में इधर उधर जा चुके हैं, और निश्चित रूप से वो बम भी फटेंगे, और ना जाने कहां कहां फटेंगे, कितनों की जानें लेंगे। तुमने शायद सुना नहीं। मैंने कहा ना कि ये प्रिंस है। शहर में जब भी कहीं पे कोई खतरा मंडराता है तो इसकी करकशाटें मुझे वहां खींच ले जाती हैं। क्यों? यही है ना वो पांचों आवारा कुत्ते जिन्हें शहर में तबाही मचाने का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन बम? मैंने बमों को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है, अब ये फटेंगे नहीं। एंथनी, तुमने तीसरी बार मुझे मुश्किल से उभारा। अरे कहाँ गया? चला गया? आता है चला जाता है। उफ, इस हंगामे में मोहित को चोट लग गई है। घाव धोने के लिए मैं पानी गर्म करती हूँ। मैं फर्स्ट एड बॉक्स निकालता हूँ। शायद कुकिंग गैस की गंध फैली हुई है। वातावरण में यह गंध फैली हुई है, इसका मतलब कुकिंग गैस लीक हो रही है। लेकिन श्वेता को इस गंध का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जुकाम के कारण उसने बंद नाक खोलने के लिए नाक में सुबह नेजल ड्रॉप्स डाली थी, जो नाक की सूंघने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। वो पानी गर्म करने के लिए गैस जलाने वाली होगी। श्वेता, तीली मत जलाना।
तिल्ली माचिस से कुछ ही इंच दूर थी। हवा की गति से लहराया प्रिंस और माचिस ले उड़ा। काव! उफ, शैतान कौआ! उसे शैतान मत कहो श्वेता। शैतान वो है जिसने सिलेंडर से पाइप अलग किया ताकि गैस लीक होकर पूरे घर में फैल जाए और फिर तिल्ली जलते ही क्या होता। ये सोचते हुए मुझे झुरझुरी आ रही है। एक बार फिर उस जिंदा मुर्दे ने हमारी मदद की। उफ गिरीश, कौन है वो जो हमें बार बार मारने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मारने की नहीं श्वेता, डराने की। वो ये साबित करना चाहता है कि वो जब चाहे हमें मार सकता है या किसी मुश्किल में डाल सकता है। पर वो कौन है? क्या दुश्मनी है उसकी हमसे? क्या चाहता है वो? खनाक! खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आकर गिरता पत्थर, यह हरकत भी उसी हत्यारे की है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। नहीं, ठहरो। इस तरह खिड़की के सामने जाना खतरनाक हो सकता है। वो बाहर से तुम पर गोली चला सकता है। बाहर से कुछ चला तो था, लेकिन वो गोली नहीं थी। ओ! आतंक से इंस्पेक्टर गिरीश की आंखें गोल हो गई थी। बाहर निकलो, बाहर निकलो! वो चीज गोली से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। भिन भिन, पूरा कमरा मधुमक्खियों की तीखी भिनभिनाहटों से गूंज उठा था। लेकिन मुसीबतें अभी और भी थी। ग्रीश, उफ! पापा, मम्मी, उफ! फर्श पर तेल बिखरा हुआ है। तीनों के पांव चिकने फर्श पर फिसले शरीर सामने बालकनी की तरफ उछले। गिरीश ने रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेलिंग का वह हिस्सा वहां से शायद पहले ही काट दिया गया था। रेलिंग उस झटके के साथ नीचे जा गिरी और साथ में गिरीश भी। उफ! गिरीश के पीछे फिसलते चले आए श्वेता और मोहित भी। मोहित! गिरीश! मम्मी! एंथनी! इस बार एंथनी क्यों नहीं आ रहा हमें बचाने? ठप! तीनों के शरीर उसी गद्दे पर आकर गिरे थे। कमाल है, ये गद्दे किसने बिछाए? गद्दे ट्रक पर रखे हैं। तभी एक और हादसे ने उनकी रूह कपा दी। दो लाशें उनकी आंखों के सामने आ लटकी। ओह, लाश! हाँ, लाश। इसे मैंने मारा है। ये वो आदमी है जिसने तीर चलाकर मधुमक्खियों का छत्ता तुम्हारे कमरे में फेंका। फिर तुम जहां फिसले वहां तेल भी इसी ने गिराया था। यह ट्रक भी इसी ने लाकर खड़ा किया था। नीचे गिरते समय मैं तुम्हें बचाने इसलिए नहीं पहुंचा था क्योंकि मैं देख चुका था कि तुम नीचे गिरकर भी सुरक्षित रहोगे। उस वक्त मैं उसे ऊपर पहुंचा रहा था। लेकिन अगर तुम इसे जिंदा पकड़ते एंथनी तो मुझे पता चल सकता था कि यह हमें डरा क्यों रहा है। वो तो चला गया। इन कुछ घंटों में जीना दुष्कर कर दिया उस अज्ञात हमलावर ने हमारा। कोई यह साबित करना चाहता है कि वो जब चाहे तुम्हें, मुझे और हमारे बेटे को खत्म कर सकता है। हाँ, मैं यही साबित करना चाहता हूं। कौन हो तुम? वही डायनामाइट जिसने तुम्हारे असली रिवॉल्वर तुम्हारे बेटे के खिलौने रिवॉल्वर से बदला। वही जिसने तुम्हारे घर में कुत्ते छोड़े, तुम्हारे पालतू कुत्ते की पीठ पर बम बांधा, गैस का पाइप काटा। मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। सरकारी गोली क्यों बर्बाद करते हो? मैं खुद ही डायनामाइट का बटन दबाकर खुद को उड़ा देता हूँ। मेरे साथ साथ तुम तीनों भी उड़ जाओगे। क्या चाहते हो? बच्चे को लेकर तुम अंदर जाओ। अब बताता हूँ। हैदर अली की रिहाई। मैं उसकी रिहाई चाहता हूँ। ओह, हैदर अली, जिसने राजा बगावड़ा का खजाना लूटने की कोशिश की थी। बाद में उसे दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल भेजना पड़ा। आज मुझे उसे अदालत में पेश करना है, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। उसे कोई दिल का दौरा वौरा नहीं पड़ा था। अपना ब्लड प्रेशर तेज करने के लिए उसने एक गोली खा ली थी ताकि उसे जेल न भेज दिया जाए। इंस्पेक्टर गिरीश, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सिर पर तलवार लटक रही है। मुश्ताक अली जब चाहे तुम सबको मौत के घाट भेज सकता है। नमूने तुम देख चुके हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे एक तरफ तुम्हारा हंसता खेलता परिवार है, दूसरी तरफ एक ऐसा मुजरिम जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। देखो, आज तो भोर हो रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल का सूरज देखना तुम तीनों के नसीब में ना हो। क्योंकि अगर आज हैदर अली अदालत पहुंच गया तो कल तुम तीनों वहां पहुंचा दिए जाओगे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब तक के घटनाक्रम ने तुम्हें भी अच्छी तरह से समझा दिया होगा गिरीश कि वो कुछ भी कर सकता है। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे मेरा परिवार सही सलामत चाहिए। दिमाग फैसले के किसी मकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, मगर फैसला जरूरी था और फैसला हो चुका था। उफ! वेलकम, वेलकम। आओ हैदर अली, आओ। मैं जानता था कि तुम अपनी कोशिशों में कामयाब जरूर हो जाओगे, पर ऐसी कोशिशों की सारी प्लानिंग तुम्हारी ही थी। तुम्हारी प्लानिंग के बिना मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी मिशन की सफलता या असफलता फूल प्रूफ प्लानिंग पर ही निर्भर करती है। और तुम्हें मेरी ज़रूरत राजा बगावड़ का खजाना पाने के लिए एक नई प्लानिंग बनाने के लिए है। हाँ, ऐसा ही समझो। उस वक्त भी हम सफल हो जाते। एंथनी ने ऐन वक्त पर पहुंचकर सब गुड़गोबर कर दिया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं उस जिंदा मुर्दे को अपने काम में दखल नहीं डालने दूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर गिरीश के दिमाग में फर्ज से गद्दारी का दखल पड़ चुका था।
मुझे जीने का कोई हक नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे यह बात शूल के समान चुभती रहेगी कि मैंने हैदर अली को भागने में मदद करके अपने फर्ज और वर्दी से गद्दारी की है। नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, पर मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर पाया। इंस्पेक्टर गिरीश अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर ट्रिगर को 90% तक दबा चुका था। ट्रिगर पर सिर्फ 10% का दबाव उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से 100% विदा कर देता। ठहरो। किंग समझ रहा था कि इंस्पेक्टर गिरीश कोई अनहोनी करने जा रहा है। इसका मतलब अब जरूरत थी एंथनी की। गोली जो उसकी कनपटी के आर पार हो जानी थी वो अब शीशे को धराशायी करती हुई निकल गई, क्योंकि एंथनी आ गया था। और यह करामात हुई थी किंग के बेहोश होने के कारण। उसकी आत्मा ही एंथनी के शरीर में प्रवेश हुई थी। यह क्या पागलपन है? यह पागलपन नहीं, मेरा ज़मीर है जो मुझे जाने को कह रहा है। फर्ज की कीमत पर अपना परिवार दांव पर लगाया है। आज मैंने एक मुजरिम को फरार करा दिया। यह वही मुजरिम है जो तुम्हारी वजह से पकड़ा गया था। गिरीश ने उसे सभी घटनाओं के विषय में बताया। तुमने जो कुछ किया ठीक किया। ऐसा करना वक्त की नज़ाकत थी। उस वक्त तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन बाद में मैं आत्महत्या ना करता। हाँ, मैं आत्महत्या ना करता। मैं वक्त और परिस्थितियों को अपनी तरफ करने की कोशिश में जी जान लगा देता। मैं समझा नहीं एंथनी। अपराधी ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उस वक्त उठाया जब वो तुम्हें भावुक रूप से कमजोर कर चुका था। अब तुम्हें उस वक्त उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए जब तुम उसे कमजोर कर चुके हो। देखो, उस वक्त हैदर अली और मुश्ताक अली अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन शायद इस बार होने की कोशिश करें, क्योंकि जिन्होंने इतनी तैयारी की थी वो चुप तो अभी भी नहीं बैठे होंगे। गिरीश, दरवाजा खोलो। वक्त का इंतजार करो। वक्त तुम्हें उन्हें कमजोर करने का अवसर जरूर देगा। तब अपने हाथ से गोली चलाकर दुश्मनों की कनपटियां उड़ाना। यह जिंदगी है इंस्पेक्टर गिरीश। जिंदगी के एक पलड़े में इंसानियत तो दूसरे में शैतानियत हर वक्त रहती है, लेकिन शैतानियत का पलड़ा कभी झुकते नहीं देखा। गिरीश, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। याद रखना, सही समय पर सही रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। मैं खुशनसीब हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं किया मौत को टेलीफोन के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।